डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए उंगली छापन। तो क्या है ये उंगली छापन? देखो भाई, वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। क्या विशिष्टता के आधार, मतलब डीएनए की कोई विशिष्टता के आधार, हमें पता है सबके डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होती है, वो 0% की चेंज होती है पर वो चेंज होता ज़रूर है। तो इस तकनीक को सर्वप्रथम 1985 में किसने खोजा था? एलेक्स जेफरीज ने खोजा। तो एलेक्स जेफरीज ने 1985 में सबसे पहले ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड निकाला। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डॉक्टर लाल जी सिंह एवं डॉक्टर वी के कश्यप लाए थे, प्रारंभ किया उन्होंने, है ना, दो हमारे वैज्ञानिक। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता, मतलब इससे हम क्या क्या कैसे क्या हम पता लगा सकते हैं, है ना, क्या उपयोगिता है इसकी, मतलब किन कामों में उपयोगी है। सबसे पहले ये फॉरेंसिक प्रयोगशाला, कानूनी समस्या के समाधान में तथा अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी है। तो फॉरेंसिक टेस्ट और कोई क्या कहते हैं उसे, कानूनी समस्या वगैरह में, और इसके बाद अपराधी का पता लगाने में। तो दूसरी चीज़ है कि किसी व्यक्ति की अन्य जातियों के साथ संबंध की जानकारी भी डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से ज्ञात की जाती है ना। अब बताएं, कभी कभी तीसरा है कि परिवार में पितृत्व की समस्या आ जाती है। महिला कहती है कि आमुख व्यक्ति उसके बच्चे का पिता है। इस ऐसी स्थिति में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से पिता की पहचान की जाती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि पर। तो विधि क्या है, इसे ध्यान से याद करना भाई। इस तकनीक में सर्वप्रथम वंचित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल लिया, मतलब जो भी वंचित व्यक्ति है उसका सैंपल लिया गया, जो भी उसके मान लो किसी का मर्डर हुआ है तो उसका सैंपल लिया गया, और जो भी उसके ऊपर फिंगरप्रिंट है, वो जो भी है ना उसके ऊपर फिंगरप्रिंट, वो सब लिए गए। अब क्या हुआ, डीएनए का सैंपल सामान्यतः किससे प्राप्त करते हैं? रक्त से तैयार किया जाता है। इसके अलावा हम वीर्य, अस्थि मज्जा और बाल से भी, हम आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं सैंपल। तो सैंपल तैयार हो गया। इस हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, डीएनए की ज़्यादा नहीं, अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अब सैंपल प्राप्त हो गया। दूसरा है कि प्राप्त डीएनए सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराकर बल्क और सेटेलाइट, जो है बल्क मतलब कि सेम वाले होते हैं, सेटेलाइट मतलब जो ये पॉइंट का प्रतिशत का चेंज है ना, उस सेटेलाइट डीएनए को अलग किया जाता है तथा अब इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार किया था। अब इसी को हमने जब ये वाला जो सेटेलाइट वाला अलग कर लिया है ना, जो अंतर हुआ है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जो काटता है ना, जो जिसको हम कैची भी बोलते हैं एक तरह की, है ना, जो अलग कर देता है हमारे बल्क और सेटेलाइट को। तो इससे अब हमने क्या करा, जो हम प्राप्त हुआ उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला और उससे फिंगरप्रिंट तैयार कर दिया। अब ये एक जेल सा बन गया। अब तीसरी चीज़ है, तीसरा चरण कि इस जेल से प्राप्त डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन से स्थानांतरित किया जाता है। किससे स्थानांतरित करा जाता है इसे? नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन से स्थानांतरित करते हैं और इस फिल्टर को 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है तथा जिससे फिल्टर पर डीएनए पर प्रोब बन जाते हैं। अब डीएनए पर क्या आ गए? प्रोब आ गए। अब चौथा चरण है कि इन डीएनए प्रोब को धोने के पश्चात, मतलब धोने के बाद, अब धो लिया हमने इन प्रोब को, तो क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका विश्लेषण करते हैं। अब ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका विश्लेषण करते हैं जिससे जेल पर अनेक बैंड्स दिखाई देते हैं। और पांचवी चीज़ है कि इस प्रकार जेल पर बने बैंड्स डीएनए को शक के दायरे में आए व्यक्ति, जितने भी मान लो किसी भी शक पर हमने व्यक्ति है तो उसके डीएनए से जब हम मैच करते हैं आए व्यक्ति के डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। यदि दोनों फिंगरप्रिंट में बैंड एक समान होते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वही व्यक्ति अपराधी है। तो इस तरह हम अपराधी का पता लगाते हैं। सबसे पहले हमने सैंपल लिया, उस सैंपल को क्या करा, हमने अलग करा, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। उसके बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस जो है फोरेसिस, उससे क्या करा, उसको जेल वाला बना दिया। अब इस जेल को हमने क्या करा,
नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर मेम्ब्रेन से गुजारा। अब उसके बाद जब इसमें बैंड बन गया नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर मेम्ब्रेन को जब हम 80 डिग्री सेल्सियस पर हम स्थानांतरित करते हैं, है ना, उसके बाद क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी पे इसमें प्रोब बन जाते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी पर हम जब इसे देखते हैं तो उसमें बैंड दिखाई देते हैं। अब मान लो दूसरा भी हमने किसी जो शक के दायरे के अंदर सस्पेक्ट में थे उनका भी हमने फिंगरप्रिंट डीएनए बना रखा है, उनसे हम दोनों का मैच करते हैं। तो अगर जिससे मैच होता है तो मतलब वही अपराधी है, तो इससे हम पता लगाते हैं। अब हम आ गए हैं जीनोम के ऊपर। देखो भाई जीनोम और जीनोमिक्स क्या होता है। देखो जीनोम क्या होता है कि जितने भी जीवधारी हैं उनमें उपस्थित जो डीएनए है ना, जो भी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है ना, वो सभी क्या होता है जीनोम कहते हैं। हम उन सभी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को जीनोम कहते हैं। अगर यहाँ वायरस की बात करें तो उसमें आरएनए भी हो सकता है, तो यहाँ पर आरएनए भी जीनोम कहलाया जा सकता है वायरस में। जीनोम शब्द का प्रयोग किसने करा था, सर्वप्रथम 1920 में हैंस विंकलर ने इस्तेमाल करा था। हैंस विंकलर ने सर्वप्रथम 1920 में इस शब्द का जीनोम का इस्तेमाल करा था। अब जीनोम के अंतर्गत हम नाभिकीय जीनों के साथ साथ जो हमारा कोशिका द्रव्य, जैसे कि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहती है और पौधों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हरित लवक क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो उन दोनों को डीएनए भी सम्मिलित करा जाता है। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य के साथ नाभिक के साथ कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके प्रत्येक जीनोम में जीवधारी के शरीर को बनाए और तथा उसकी विभिन्न क्रियाओं के संचालक संबंधी जीन पाए जाते हैं। हमें पता है जो हमारा जीनोम है उसमें डीएनए है, मतलब डीएनए को देख रहे हैं तो डीएनए की इकाई क्या होती है, जीन होती है। और जो जीन क्या होता है, जानकारी होती है शरीर को चलाने के लिए और शरीर की व्यवस्था जो क्रियाएं हैं और उनका संचालक है उनको बनाए रखने के लिए, है ना। अब इसका उदाहरण कि मानव जीनोम, हम मानव की लेते हैं तो मानव जीनोम में 3 बिलियन से भी अधिक क्या है, क्षारक युग्म है। ठीक है ना, डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं, जिसमें से 30,000 25,000 जीन होते हैं। ठीक है ना। अब जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनोम का विश्लेषण क्या कहलाता है, जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स क्या कहलाता है, जीनोम का अध्ययन, जीनोम का विश्लेषण क्या कहलाता है, जीनोमिक्स। और ये जीनोमिक्स से हम क्या पता लगाते हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पर क्या पता लगा सकते हैं, इनके द्वारा मानव अनुवांशिकी को समझने में मदद मिलती है, हमारी इनहेरिटेंस अनुवांशिकता को समझने में मदद मिलती है मानवों की। दूसरा, इसकी सहायता से वंशागत बीमारियों से बचने में मदद मिलती है, जो इनहेरिटेंस जो बीमारियाँ वंशागत उन बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। तीसरा, इसकी सहायता से अनुवांशिक विकृति जो है का उपचार किया जा सकता है, मतलब अनुवांशिक की बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है। चौथा, इसके अध्ययन से हम ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा कर सकते हैं। अब ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, जिनके हम जीन को ट्रांसफ़र करके किसी और जीव में डालते हैं। जैसे हम फसलों में हम अच्छे, मतलब फसलों के लिए जिसमें कीड़े ना लगे और बहुत अच्छे जानवरों के लिए, है ना, पौधों के लिए हम क्या करते हैं, और दवाइयों को बनाने के लिए हम अलग अलग जानवरों के जीन को मिक्स करते हैं ताकि उस चीज़ से क्या हो, अपग्रेड हो ना, एक ट्रांसजेनिक जीव बने जो बेहतरीन तरीके से काम करें। ठीक है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक जीवों को भी पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम। क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम, जो कि अमेरिका में शुरू हुआ था। ये हुआ था शुरू 1990 में, 1 दिसंबर 1990 में शुरू हुआ था और जो ख़त्म हुआ था 2003 में, है ना, वर्ष 2003 में ख़त्म हुआ था। और ये जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, जिसको कौन संभाल रहा था, किसके मार्गदर्शन में होता, ये हो रहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये हो रहा था NIHDE के अंडर में, ठीक है, जो कि USA में है। तो यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानव जीनोम के संगठन, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो भी जीनोम का संगठन, किस तरह संरचना जो है और कार्यों का अध्ययन किया जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी NIHDE USA के मार्गदर्शन में चल रही है, चली थी, है ना। तो मानव में देखो 40 गुणसूत्र के ऊपर हैं, 40 गुणसूत्र हैं
और 30,000 से अधिक क्रियाशील जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, या 25,000 भी कह सकते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार मानव जीनोम में लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं तथा मानव जीनोम का विश्लेषण करने के लिए मानव जीनोम परियोजना की गई थी कि इनका विश्लेषण, इनकी स्टडी करने के लिए। यह परियोजना 1 अक्टूबर 1990 से प्रारंभ की गई थी तथा वर्ष 2003 में पूरी हुई थी। अब इसका उद्देश्य था क्या, ये चाहते क्या थे, ठीक है ना। तो मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य क्या थे? पहला, मानव जीनोम का विस्तृत जेनेटिक मैप तैयार हो जाए, जेनेटिक मैप, जेनेटिक लिंकिंग मैप तो पूरा तैयार हो जाए। किस तरह से पूरे जेनेटिक लिंक करते हैं ना, तो वो जेनेटिक लिंकिंग मैप बनाना उनका क्या था, उद्देश्य था। दूसरा, मानव जीनोम के न्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण क्रम निर्धारित करना। ये बोला ना, न्यूक्लियोटाइड्स कितनी उसकी रहती है, 3 लाख बोल रहे जोड़ी। तो यहाँ पर पूरे जो इसका सीक्वेंस है ना, क्रम है, उसको निर्धारित करना इनका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, इनको डीएनए क्लोनिंग करनी थी और डीएनए का सीक्वेंस तैयार करना था। उसके लिए तकनीकों को विकसित करना था, तो क्लोनिंग वगैरह के लिए डीएनए की। चौथी चीज़, जीनोम से संबंधित डाटा तैयार कर उसका संरक्षण, विश्लेषण और इसकी क्या करना, उसके लिए सॉफ्टवेयर, उपकरण और तकनीकें बनाना। मतलब कि चौथा ये था कि उससे जो बीमारियां हैं उन मतलब डीएनए को, जीनोम को बचाए रखने के लिए, संरक्षण के लिए और उसको विश्लेषण करने के लिए क्या बनाना, सॉफ्टवेयर और क्या बोलते हैं उसके लिए उपकरण, और हमारे उपकरण हो गया और तकनीकें विकसित करना। पांचवा था उनका मानव जीनोम के जो भी 25 से 30,000 जो हैं जीनों को वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना। मतलब जो इनका सीक्वेंस था, वास्तविक स्थिति थी उन जीनों की पता लगाना। ये उनका क्या था, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य था।